नमस्कार। दिल्ली का विधानसभा चुनाव उसकी प्रचार काफ़ी तेज हो चुकी है और हमारा आज का रुख मटिया महल विधानसभा सीट पर है। पुरानी दिल्ली का वही इलाका जो दिल्ली के परिचय के रूप में जाना जाता है। दिल्ली 6 चांदनी चौक लोकसभा सीट का हिस्सा है मटिया महल। और वहाँ पर एक जो नेता हैं वो बहुत सारी पार्टियों में अपना उन्होंने ठिकाना ढूँढा और हमेशा से वो वहाँ से जीतते आ रहे हैं। और इस बार क्या उनका जो जीतने का सिलसिला है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी और दिल्ली के राजनीति के जानकार वरिष्ठ पत्रकार अमित कुमार से। नमस्कार अमित जी, राइसिना हिल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार मनीष जी। राशि तो के दर्शकों को भी बहुत बहुत अभिनंदन। अमित जी, आप हमें ये बताएं कि शोएब इकबाल का जो किला है वो टूटेगा क्या इस बार? मनीष जी, बहुत इंटरेस्टिंग है मटिया महल का इलेक्शन और इस पर भी हम लोग को लगातार नजर बनाए रखना होगा। आपको ध्यान है या आपको अभी जानकारी है या नहीं मुझे मालूम नहीं। जब आपको पता है कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की सूची का जितने भी प्रत्याशी थे उनका नाम का घोषणा कर दिया था, तो उसमें मटिया महल क्षेत्र भी था। और जब अपना पहला घोषणा किया था आम आदमी पार्टी तो उसमें शोएब इकबाल का नाम था इस सीट से। लेकिन अभी 2 दिन पहले वहां प्रत्याशी बदल दिया गया है और शोएब इकबाल के बेटे को उस सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बना दी है। तो अब शोएब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल वहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तो कहीं ना कहीं परिवार का ही मामला है। अभी आले काउंसलर हैं एमसीडी में। तो ये आप सही बोले कि जो शोएब इकबाल है ये हर बहुत 3 पार्टियों में, मेरी जानकारी जब जितना मुझे याद है कि ये जेडीयू से भी वहां एमएलए रह चुके हैं, कांग्रेस से भी वहां एमएलए रह चुके हैं और अभी वो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं उसी मटिया महल इलाके से। तो आने वाला चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी का क्या कारण रहा कि परिवार में ही एक का घोषणा करने के बाद बेटे को टिकट देना पड़ा। तो ये इंटरनल अभी मैं ज्यादा मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आम आदमी पार्टी इस सीट से अपना कैंडिडेट का नाम बदल दिया है और उसी परिवार में उनके बेटे को ये टिकट दिया गया है। दूसरा ये भी है मनीष जी कि जो शकील शोएब इकबाल साहब जो है ये एक बार वहां से चुनाव हारे भी हैं। हालांकि ये 3 अलग अलग पार्टियों से जीते हैं, लेकिन एक चुनाव ये 2015 में जब आम आदमी पार्टी का जब आंधी था तब ये हार गए थे और वहां से आसिम अहमद खान जीते थे 2015 का चुनाव और वो उस समय आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे। इस बार ये रिवर्स हो गया है, उन्हीं को कांग्रेस इस बार वहां से टिकट दी है। तो आसिम अहमद खान इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और शोएब इकबाल के बेटे वहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। मनीष जी, तो अमित जी, खास बात यह है कि शोएब इकबाल तो हमें लगता है कि 30 वर्ष जब से लगता है विधानसभा दिल्ली में बना है तब से वो दिल्ली की राजनीति में काफी ज्यादा देखे गए हैं। तो उनकी उम्र भी अब हमें लगता है कि 70 के आसपास पहुंच गया होगा और शायद वो चाहते हैं कि अपनी जो राजनीतिक विरासत है परिवार में अपने बेटे को वो दे दें, ताकि उनके परिवार का जो वर्चस्व है मटिया महल के राजनीति पर वो बरकरार रहे। और काउंसलर भी उनको पहले बना दिया गया था, अब काउंसलर से विधायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मटिया महल और बल्ली मरान ये 2 सटा हुआ विधानसभा सीट है और दोनों ही जगह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दोनों ही मुस्लिम हैं। आप हमें तीसरा पक्ष बताएं अमित जी, मटिया महल में तीसरा पक्ष यानी कि बीजेपी की तरफ से कौन है और उनकी क्या गुंजाइश है और इतिहास क्या रहा है? हमें लगता है कि बीजेपी ये सीट आज तक कभी जीत नहीं पाई है। मनीष जी, इस बार दीप्ति इंदौरा वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन अगर आप इतिहास के हिसाब से देखेंगे तो कि अगर 1998 से अगर हम लोग 93 से ही बात करते हैं, 93 से अगर बात करेंगे तो ये दूसरी बार होगा कि वहां हिंदू उम्मीदवार बीजेपी दिया है। पिछला इलेक्शन में भी हिंदू उम्मीदवार था और इस बार भी हिंदू उम्मीदवार था। उससे पहले अगर ट्रेडिशनली आप देखेंगे तो बीजेपी भी इस सीट पर हर बार किसी न किसी मुस्लिम को अपना प्रत्याशी बनाई है। आप इस इलाके से, मटिया महल इलाके से 93 में। अच्छा, दूसरा अगर आप ये डेटा वाइज बात करेंगे तो बीजेपी जब डायरेक्ट भी फाइट, जब बीजेपी और कांग्रेस, जब तीसरा ऑप्शन आम आदमी पार्टी नहीं था
तब भी इस सीट पर दूसरा नहीं तीसरे नंबर पर की भी पार्टी होती थी। तो ये सीट बीजेपी के लिए इतना हार्ड है कि जब केवल दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस में आपस में लड़ाई होता था और आम आदमी पार्टी का जिस समय प्रेजेंस नहीं था, तब भी कई बार बीजेपी इस सीट पर तीसरे नंबर की पार्टी थी। और जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था 1993 में, तब इनके प्रत्याशी सेकेंड आए थे, लेकिन उसमें मुस्लिम महिला प्रत्याशी उम्मीदवार बीजेपी ने दिया था। बीजेपी मैं बार बार बता रहा हूं कि 2020 के चुनाव के बाद इस बार 2025, तो पिछले 2 चुनाव से वहां हिंदू कैंडिडेट बीजेपी का है। उससे पहले हर जो इलेक्शन हुआ है वहां पर बीजेपी भी मुस्लिम प्रत्याशी पर ही भरोसा करती थी। और जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था वो 1993 में था, जिसमें सेकेंड नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी आए थे और वो महिला प्रत्याशी थी। और 2013 का इलेक्शन जिस बार आम आदमी पार्टी का एंट्री हुआ था, तब यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार चौथे नंबर पर थे। निजामुद्दीन यहाँ से चुनाव लड़े थे बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में। तो ये एक बड़ा बदलाव है। चूंकि पिछले बार जो बीजेपी का परफॉर्मेंस था, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, तो वोटिंग के परसेंटेज के हिसाब से भी 93 के बाद 2020 उनका बेस्ट था, जब उनका बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से सेकंड था और आम आदमी पार्टी को यहाँ से जीत मिली थी और कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। मनीष जी, तो ये जो मटिया महल का विधानसभा सीट है, ये उन सीटों में से है जहां की मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। और यहाँ पर अगर त्रिकोणीय चुनाव होता है तभी बीजेपी, चूंकि बीजेपी कभी ये सीट जीती भी नहीं है, तभी बीजेपी को कुछ उम्मीद भी बनेगी। लेकिन बीजेपी खास करके ये देखना चाह रही है इस विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो कितनी टक्कर दे पाते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली में सत्ता में 15 साल अब होने जा रहे हैं। 2013 15 साल नहीं, 12 साल होने जा रहे हैं। और 15 साल उस कांग्रेस का सरकार रहा था दिल्ली में, तो अच्छा खासा लंबा कालखंड बीत चुका है। और इतने लंबे कालखंड के बाद कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी और एक बोरियत सी आ जाती है। लोगों को लगता है कि वही जो चेहरा, पुराना चेहरा, थोड़ा बदल डालो, किसी नए को मौका दो। तो क्या हम ऐसा गुंजाइश कर सकते हैं कि मटिया महल के जो मतदाता हैं वो भी किसी नए के साथ प्रयोग कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं आपसे कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AMIM, वो भी, उन्होंने भी इस दंगल में दाखिल वो हो गए हैं। तो उनके भी उम्मीदवार आ गए हैं और साथ में बसपा तो चुनाव लड़ी थी 70 की 70 सीटों पर, और बसपा का भी उम्मीदवार यहाँ पर होगा। आकाश आनंद उनके तरफ से काफी तूफानी दौरा कर रहे हैं। तो इस तरह से मटिया महल ऐसा सीट तो नहीं हो सकता कि जहाँ की पांच कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो, वहां पर 5 उम्मीदवार के बीच लड़ाई हो? नहीं मनीष जी, मैं ऐसा नहीं देखता हूं, क्योंकि 1,25,000 के आसपास अगर पिछला विधानसभा का बात करें तो यहाँ पर टोटल वोटर्स हैं। तो उसमें जो बढ़ा घटा होगा तो अब चुनाव आयोग का जो लेटेस्ट डेटा है वो आ जाएगा जल्दी। तो पिछले चुनाव के हिसाब से 1,25,000 का यहाँ टोटल वोटर्स है, जो कि बल्ली मारान से कम है मनीष जी। यहाँ से ज्यादा वोटर्स बल्ली मारान में है। और चूंकि शोएब इकबाल लगातार से यहाँ जीतते रहे और शोएब इकबाल को एक ही बार पटकनी मिला है, वो आसिम अहमद खान से मिला है, जो कि इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो मैं मान रहा हूं कि ये दोनों बहुत हेवी रेट्स हैं। और आसिम अहमद खान जब जीते थे तो करीब करीब 60% वोट उनको मिला था। हालांकि वो उस समय आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे। इस बार दोनों, और उस इलेक्शन में शोएब इकबाल कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और वो तीसरे नंबर पर चले गए थे। पहला बार ऐसा हुआ था 2015 में कि शोएब इकबाल तीसरे नंबर पे नहीं, बीजेपी सेकंड पे थी, लेकिन शोएब इकबाल पीछे चले गए थे और उनको मात्र 26% वोट आया था। जनरली शोएब इकबाल को वोट हमेशा 50% से ज्यादा वोट आया है। वो अप्रत्याशित रिजल्ट था शोएब इकबाल के लिए। चूंकि दोनों बहुत हैवी वेट हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ लड़ाई इन्हीं दोनों में होगी और बीजेपी की संभावना मुझे तो नजर नहीं आती है। हालांकि ठीक है, हिंदू कैंडिडेट दिया है और जो इतिहास है उसके हिसाब से लास्ट टाइम सेकंड पोजीशन पे बीजेपी था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि यहाँ मुख्य लड़ाई जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी लीडर्स का मानना है कि जो वो अपना वो सर्वे बताते हैं और जो अपना वो ग्राउंड रियलिटी जो बता रहे हैं, तो उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी की यहाँ लड़ाई होगी, यहाँ आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे चली जाएगी। मनीष जी, जी, आपने पहले हमें बताया था कि बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने आप लोगों से जो
आपके साथ कुछ और पत्रकार जो सीनियर लीडर के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि 7 ऐसे विधानसभा के सीट हैं जहाँ की बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर है। हालाँकि उनकी बात पर हम ज़्यादा यकीन हमें नहीं करना चाहिए इस वक़्त, क्योंकि वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी के हित को सोचते हुए उन्होंने शायद कहा होगा। लेकिन शोएब इकबाल जो है बहुत ही मजबूत, और उन्होंने काम भी काफ़ी किया है, लोगों से संपर्क उनका काफ़ी रहता है, और बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो किया करते थे। जब हम लोग दिल्ली की राजनीति कवर करते थे तब वो बराबर मिलते थे हम लोगों से, कनॉट प्लेस के इलाके में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन इतने लंबे समय आने के बाद क्या लोगों से उनका जो संपर्क है वो टूट गया, या लोग अब उनसे बोर हो गए हैं? मनीष जी, शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि उनके जगह पे उनके पुत्र को वहां से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बनाई है, और वो काउंसलर भी हैं और बहुत एक्टिव हैं। उनका आप लगातार से देखेंगे कि अगर मान लिया उस इलाके में कभी कहीं आगजनी की घटना हो गई, तो वो आपको सामने दिखेंगे, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ। वो हमें चाहे रात का 2 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, कभी कोई बिल्डिंग गिर गया, इस तरह की खबरें आप जानते हैं पुरानी दिल्ली के इलाके से में बहुत कॉमन है कि चूंकि वहां सब जितने मकान हैं उनका लाइफ जो है बहुत पुराना हो चुका है, तो इस तरह की घटनाएं वहां और दुर्घटनाएं वहां होती रहती हैं। तो कई बार आगजनी की घटना हुई, कई बार मकान गिरने की बात हुई, तो उनके बेटे हमेशा चाहे किसी भी वक्त घटना घटे तो वो सामने आकर लोगों के साथ वहां खड़े दिखते हैं, और प्रशासन से और बाकी लोगों से उनका कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। अब वो काउंसलर भी हैं, तो काउंसलर है तो उस इलाके की साफ सफाई की जिम्मेवारी उन्हीं की है। आपको ध्यान होगा कोरोना के समय में साफ सफाई बहुत बड़ा इशू बन गया था, खास करके पुरानी दिल्ली जैसा इलाका में बहुत बड़ा इशू हो गया था, जब पूरा सिस्टम हम कोलैप्स हो गया था। तो उस समय वो बहुत पॉपुलर हुए थे वहां, और उसी के बाद फिर वो काउंसलर भी बने। तो मुझे नहीं लगता कि अब चूंकि शोएब इकबाल का लेगेसी और प्लस उनका भी अब पब्लिक लाइफ में पीछे कुछ दिनों से लगातार एक्टिव रहना, तो मैं मानता हूं कि जो शोएब इकबाल का थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी होगा भी, तो उसको उनके पुत्र के नाम पर वो एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगा, तो इससे लड़ाई बराबर की होगी। मनीष जी, ये तो अमित जी, राजनीतिक चेहरों की हमने बातें कर ली। अब थोड़ा हम विकास की बात कर लें कि इतने कद्दावर नेता शोएब इकबाल रहे हैं मटिया महल से, हालांकि मंत्री कभी बन नहीं पाए, लेकिन उनका कद, राजनीतिक कद काफ़ी बड़ा रहा है, और विधानसभा में भी उनकी आवाज़ काफ़ी भारी हमेशा से रही है। फिर भी जो विधानसभा का क्षेत्र है वो ऐसा लगता है जैसे मानो कि इतिहास के किसी गलियारे में ऐसे भूल गया हो, और वो ज्यों का त्यों वैसे ही पड़ा है, जैसे मानो कि विकास से कोई नाता ही नहीं हो। ऐसा क्या कारण है कि वहाँ पर विकास नहीं होता है, जबकि शीला दीक्षित के कार्यकाल में ही शाहजहांबाद रीडेवलपमेंट प्लान को अप्रूव किया गया था, और कई सारे वायदे करे गए थे कि पुरानी दिल्ली की जो तस्वीर है उससे भी बदल डाली जाएगी, और हेरिटेज को बचा कर करके विकास लाया जाएगा। क्यों नहीं ये सब हो पाया? जी अमित जी। मनीष जी, जो चांदनी चौक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है उसके अंदर ये जो 2-3 विधानसभा जितने भी है, चाहे वो मटिया महल हो या चांदनी चौक हो या बल्ली मारान हो, ये तीनों विधानसभा में अगर आप जाएंगे तो एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा आप पहुंच जाएंगे, या दूसरे विधानसभा से तीसरे विधानसभा में पहुंच जाएंगे, तो आपको कुछ भी बदलाव नजर नहीं आएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि बल्ली मारान के विधायक ज्यादा प्रभावशाली हो, या शोएब इकबाल यहाँ पर ज्यादा प्रभावशाली हैं, या चांदनी चौक का प्रत्याशी जो भी साहनी जी हैं तो वो ज्यादा भारी भरकम प्रत्याशी हैं। लेकिन ओवरऑल कामकाज की दृष्टि से देखेंगे तो कोई विधानसभा में भी आपस में कोई अंतर नहीं है मनीष जी। ऐसा भी नहीं है कि अगर बगल वाले कंस्टिट्यूएंसी पे कोई मंत्री विधायक मंत्री हो गया है तो वो उस कंस्टिट्यूएंसी का ज्यादा ध्यान रख रहा है और बगल वाला थोड़ा पिछड़ गया हो, तो ऐसा नहीं है। तो जितना विधानसभा वहां है सब एक ही जैसा है, और सब में प्रॉब्लम भी एक है, और सबका डेवलपमेंट जो आप बात कर रहे हैं एक ही जैसा है, और गंदगी आपको बराबर सा मिलेगा। हालांकि चूंकि वो इतनी तंग गलियां हैं, आबादी इतना ज्यादा है, तो शायद ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन पहले की तुलना में तो मनीष जी अब साफ सफाई अगर आप घूमेंगे गलियों में तो पहले से तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जिस आप शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट और जिस ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट ग्राउंड पर तो नजर नहीं आता है मनीष जी। खास करके जो हम लोग बात करते हैं बार बार की पब्लिक टॉयलेट्स का साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, वो आपको जल्दी नहीं मिलेगा।
या कॉमन आपका उस तरह का प्याव हो। तो और जबकि इस इलाके में आपको पता है कि बड़ी बड़ी गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा अच्छा बड़ा बड़ा मस्जिद है, बड़ा बड़ा गुरुद्वारा है, कई मंदिर भी हैं बहुत पुराने पुराने। लेकिन उस और इसलिए लोगों का व्यापार की दृष्टि से तो पूरे भारत का वो केंद्र है। मतलब वो उसको होलसेल मार्केट बोल लीजिए और खुदरा के लिए भी बोल लीजिए कि वो बहुत बड़ा मतलब हजारों की संख्या में आपको इतना छोटा छोटा दुकान का साइज है, लेकिन उसका बिजनेस जो है वो करोड़ों करोड़ में होता है उस इलाके में। उसके बावजूद रेवेन्यू के हिसाब से भी मैं मानता हूं कि उस इलाके से सरकार को भी रेवेन्यू बहुत जाता होगा उनके ट्रेजरी में। तब भी उसका जैसा आइडियल उसके हेरिटेज को बचाते हुए जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए था, उसका तो हम लोगों को इंतजार है मनीष जी। बिल्कुल, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो सपना ही है, सपना के रूप में ही बना हुआ है। और हम और भी विधानसभाओं के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो वायदे करे गए थे 20 साल 25 साल पहले, उनका भी लेखा जोखा लेकर के आपके सामने आएंगे। इस विषय के ऊपर आपकी जो राय है हमें आप वो लिख करके बताएं। अमित जी, आपने इस विषय पर गंभीरता से सारी पहलू को हमारे सामने रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी।